Hello everyone and welcome back to my channel. Today we are going to do metals and non-metals lecture number 2. दूसरा लेक्चर आज मेटल्स और नॉन मेटल्स का है. इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी जा चुका है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. If you haven't watched it yet, you must watch it first and then you can watch this one as well. तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. उसके बाद हमने आयनिक बॉन्ड्स पढ़े, आयनिक बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी और कुछ आयनिक बॉन्ड्स बनाकर भी हमने देखे. ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम मेटलर्जी को पढ़ने वाले हैं, उसके वेरियस स्टेप्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट करते हैं. मिनरल्स किनको बोला जाता है? What are minerals? So the elementary state or the compound in the form of which the metals occur in nature are called as minerals. कोई मिनरल या तो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं. वो एलिमेंट्री स्टेट या वो कंपाउंड जिस फॉर्म में मेटल्स हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोला जाता है मिनरल्स. कोई एलिमेंट्री स्टेट, कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड जिसकी फॉर्म में हमें मेटल्स देखने को मिलते हैं हमारे इर्द गिर्द, उसको मिनरल्स बोला जाता है. और ये कहाँ मिलते हैं मिनरल्स? मिनरल्स आर फाउंड इन अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं. डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट में हमें मिनरल्स मिलते हैं. देखो अब गैंग क्या होता है? गैंग या फिर गैंग को आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो. द अर्थी, रॉकी एंड सैंडी इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर कॉल्ड एज गैंग और मैट्रिक्स. जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनके साथ सिर्फ मिनरल्स हमें नहीं मिलते, कुछ गंदगी भी होती है, कुछ सैंडी पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज, कुछ अर्थी, रॉकी, जैसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हमें उसके साथ एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं मिनरल्स के साथ. तो वो जो गंदगी, जो इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होती हैं मिनरल्स के साथ, उनको गैंग या फिर मैट्रिक्स बोला जाता है. So the earthy, rocky and sandy impurities associated with the minerals are called as gangue or matrix. All right. उसके बाद अगर देखो, अगर अब ये मिनरल है, मान लो ये गोल पूरा मिनरल है, अब और किसको बोला जाता है? मिनरल में ही किसी पर्टिकुलर हिस्से को जो है और बोला जाता है. So the ores, the minerals from which the metals can be extracted conveniently and economically are called as ores. वो मिनरल में वो हिस्सा जहां से, लेकिन मिनरल तो पूरा है, लेकिन मिनरल में वो हिस्सा जहां से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते कन्वीनियंटली, आराम से और इकोनॉमिकली. ऐसा नहीं कि इतना पैसा खर्च हो रहा है उसे एक्सट्रैक्ट करने में, ऐसा नहीं होना चाहिए. इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए, राइट? तो वो मिनरल में वो हिस्सा जहां पर मेटल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, उस हिस्से को हम ओर बोलते हैं. अगर ये सारा मिनरल है तो इसमें इस पर्टिकुलर हिस्से में मेटल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां से मेटल्स को कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर हिस्से को ओर बोला जाता है. सो द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड एज ओर. तो मिनरल में ही ओर होता है जहां से मेटल्स को आराम से जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब देखो, ऑल ओर्स एंड मिनरल्स, सारे ओर्स जो मिनरल्स तो होते हैं, लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. ये बात याद रखना कि सारे ओर्स तो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स जरूरी नहीं है कि ओर्स हो, राइट? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? मिनरल्स किनको बोलते हैं? मिनरल्स द एलिमेंट्री स्टेट और द कंपाउंड जिसकी फॉर्म में मेटल्स हमें नेचर में मिलते हैं, वो अर्थ के डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट मिलते हैं. फिर मैंने पढ़ा गैंग यानी फिर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जो गंदगी, जो अर्थी, रॉकी, सैंडी पार्टिकल्स मिनरल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनको गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं. फिर मैंने पढ़ा ओर्स क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर मिनरल में एक पर्टिकुलर हिस्से को ओर बोला जाता है. So the minerals from which the metals can be extracted conveniently and economically are called as ores. All ores are minerals, but it is not necessary that all minerals are ores. सारे ores minerals होते हैं, लेकिन सारे minerals ores नहीं होते हैं. आगे चलते, अब हम चलते हैं मेटलर्जी पे. मेटलर्जी क्या है? सॉरी, हाँ, मेटलर्जी क्या है? इधर देखो, मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी,
the various steps involved in the extraction of metal from its ores followed by refining. हम कुछ steps करते हैं metals को extract करने के लिए, mineral में से हम metal को extract कर रहे हैं, तो जो steps follow होते हैं extraction of metals में और followed by refining, last में metals को साफ भी करते हैं, उनकी purification, उनकी refining भी होती है, उन सब steps को जो है एक साथ metallurgy बोला जाता है, उन सभी steps को metallurgy बोला जाता है. जो various steps involve होते हैं extraction of metals में, उनके ores में से. अब हमने ओर निकाल लिया मिनरल में से, देखो हमने ओर निकाल लिया मिनरल में से, लेकिन मैंने अभी बोला कि मिनरल्स के साथ काफी रॉकी, अर्थी और काफी गंदगी एसोसिएटेड होती है, तो उस ओर में से अब मेटल्स को अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट करना, उस सारे स्टेप्स जो हम उस प्रोसेस में फॉलो करते हैं, उनको जो है मेटलर्जी, उस पूरे प्रोसेस को जो है मेटलर्जी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल आर, अभी क्या स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 इज एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर. ठीक है, या तो एनरिचमेंट बोल रहे हो या कंसंट्रेशन बोल रहे हो, जो मर्जी वो बोल दो, एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ओर, नंबर 1 स्टेप. नंबर 2 इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. इसमें वेरियस होते हैं, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उनकी एक्सट्रैक्शन, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन, और जो फिर लो रिएक्टिव होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन, और फिर लास्ट में होता है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, या फिर आप बोल सकते हो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. तो नंबर 1 स्टेप से स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और एनरिचमेंट ऑफ ओर. अब जो ये गैंग या फिर मैट्रिक्स, जो ये गंदगी इन्वॉल्व होती है, एसोसिएटेड होती है मिनरल्स में, इसको रिमूव करना ओर से, उस प्रोसेस को कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोला जाता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर, जो ये गंदगी एसोसिएटेड है मिनरल्स के साथ, इसको रिमूव करने के प्रोसेस को जो है हम concentration of ore बोलते हैं. The process of removing gang from the ore. The processes are based on the differences between the physical and the chemical properties of the ore and the gang. ये प्रोसेस किस पे बेस्ड होता है, जो गैंग और जो ओर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उस पर ये प्रोसेस बेस्ड होता है. बस इतना याद रखना, कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, गैंग को, गंदगी को ओर में से बाहर निकालना, सेपरेट आउट करने को हम कंसंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं. यही पहला स्टेप है. आगे चलते हैं, सेकंड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. अब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है ये तीन तरीके के हैं. देखो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पता है, राइट, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, फिर मॉडरेट की रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, फिर जो लो रिएक्टिविटी में आते हैं, राइट, रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज हमने पढ़ी है. देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में तीन तरीके की एक्सट्रैक्शन होती है. एक जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं फिर उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, और जो लो रिएक्टिव होते हैं उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन. तो हम तीनों तरीके की एक्सट्रैक्शन को पढ़ेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे टॉप पर आते हैं एक्टिविटी सीरीज पे, उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन. जैसे कि टॉप पर क्या आते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे टॉप पर आते हैं ना, इनकी हाई रिएक्टिविटी है. तो इन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से. So the metals high in the reactivity series are extracted by the electrolysis of their molten chloride और मोल्टन ऑक्साइड. जो मेटल्स टॉप पर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या तो उनके मोल्टन क्लोराइड के साथ, इधर उनके मोल्टन क्लोराइड के साथ और उनकी मोल्टन ऑक्साइड के साथ, मोल्ट किए गए क्लोराइड या मोल्ट किए गए ऑक्साइड के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब. लेकिन ये केस सिर्फ किसमें, जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं. सो मेटल्स हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इलेक्ट्रोलाइसिस ईदर ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड और ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड. एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड का एग्जांपल है, ठीक है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड. अब जब सोडियम क्लोराइड मेल्ट करता है, ये दो आयंस में स्प्लिट करता है, एक तो सोडियम और क्लोरीन, तभी तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है ना. तो देखो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड के थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो ये किसमें स्प्लिट करेगा, एक तो सोडियम बनेगा और क्लोरीन बनेगा. सिंपल, वेरी सिंपल, सोडियम बन गया, क्लोरीन बन गया. अब देखो दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है कैथोड नेगेटिवली चार्ज और एनोड पॉजिटिवली चार्ज. कैथोड पर क्या होगा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है
ताकि वो बन गया फिर सोडियम, आपका मिल गया सोडियम, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सिमिलरली एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके और क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो कैथोड पर और एनोड पर ये होता है। तो NaCl के थ्रू, सोडियम क्लोराइड के थ्रू मैंने हीट किया, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस दिया, लेकिन सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में, याद रखना कीवर्ड मोल्टन फॉर्म में। सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। तो वो सोडियम और क्लोरीन दो सेपरेट हो जाए। कैथोड पर क्या बन गया, सोडियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, तो सोडियम मेटल हमें मिला। और एनोड पर क्या होगा, क्लोरीन आयन और इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन गैस हमें मिली। तो 10 सोडियम मेटल जो है हमें कैथोड पर ऑब्टेन हुआ और क्लोरीन गैस जो है हमें एनोड पर ऑब्टेन हुई। मैंने बोला कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, या तो उनके मोल्टन क्लोराइड का या तो उनके मोल्टन ऑक्साइड का। क्लोराइड का हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब हम ऑक्साइड का एग्जाम्पल देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Look, electrolysis of aluminium oxide, aluminium oxide यानी कि Al2O3 के थ्रू जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी I'll draw the straight line, wait, जब मैंने ये क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी पास की, ये क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के थ्रू जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो वो किस में स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, एल्यूमिनियम बन जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, और ऑक्सीजन निकलेगा गैस फॉर्म में, राइट। तो देखो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड नेगेटिव चार्ज, राइट, एनोड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो 4Al3 पॉजिटिव, 12 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आपको मिल जाएगा, आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन ये मोल्टन फॉर्म में, ये बात याद रखना। और एनोड पर क्या होगा, 6 है ना, 2 3 6, ऑक्सीजन 2, इलेक्ट्रॉन 2 माइनस क्यों चढ़ता है, मैंने पहले क्लास में भी बताया था, 3 पॉजिटिव, क्योंकि इसके देखो यहाँ पर 3 पॉजिटिव क्यों चढ़ा, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, तो इसलिए 3 पॉजिटिव। सिमिलरली ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको उन दोनों को क्या करना है, उसको उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको उन दोनों को लूज करना है ताकि नेगेटिव चार्ज चढ़े, तो इसलिए 2 नेगेटिव। अच्छा आगे देखो, 12 इलेक्ट्रॉन, तो आपका मिल जाएगा आपको 3O2, ये गैस फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में। तो हमने देखा एग्जाम्पल, हमने इससे पहले सोडियम क्लोराइड का देखा, क्लोरीन या तो मोल्टन क्लोरीन हो सकता है या तो मोल्टन ऑक्साइड, लेकिन कौन से मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ, ये बात याद रखना जो हाई होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे पोटेशियम, जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट, कैल्शियम, इन सबको कैसे इनकी जो है एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, द मेटल्स हाई इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ईदर ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड और ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड, बस इन्हीं दो केसेस में। हमने दोनों की एग्जांपल देख दी, सोडियम क्लोराइड की भी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी। आगे चलते हैं, अब उन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन जो कि मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के जो बीच में आते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये बीच में आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स ईदर एग्जिस्ट एज मेटल सल्फाइड्स और मेटल कार्बोनेट्स। ये जो मॉडरेटली जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, ये 2 ही स्टेट्स में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मेटल के सल्फाइड के फॉर्म में या तो मेटल के कार्बोनेट, कार्बोनेट यानी कि CO3, सल्फाइड यानी कि S, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, जैसे कि जिंक सल्फाइड, ये इन्हीं 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, राइट। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो 2 ही फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मेटल के कार्बोनेट के फॉर्म में या तो मेटल के सल्फाइड के फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लो आप इसको, राइट। आगे चलते हैं, अब देखो इसमें जो है 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं, हाँ इसमें जो है 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में। सबसे पहले आती है कैल्सिनेशन। नाउ व्हाट, अब आप बोलो कि ये कैल्सिनेशन क्या भला है,
कैल्सिनेशन क्या होता है? व्हेन मेटल कार्बोनेट इज हीटेड in the absence of air and converted into metal oxide, that process is called as calcination. जब मेटल कार्बोनेट को हीट किया जाता है, लेकिन की पॉइंट यहां पर क्या है? इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में जब उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, जब मेटल कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोला जाता है. व्हेन मेटल कार्बोनेट इज हीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. सिंपल. इधर देखो, आप एग्जांपल दिखाती हूं. देखो, जिंक कार्बोनेट एक मेटल ऑक्साइड है. क्या है ये? जिंक कार्बोनेट, ये एक मेटल ऑक्साइड है. इसको क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, हीट दे दी जाती है इसको एब्सेंस ऑफ एयर में, लेकिन है ना, एब्सेंस ऑफ एयर है, एयर प्रेजेंट ही नहीं है. तो ये किस में बनेगा? एक तो उसके मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड एक निकलेगा एंड प्रोडक्ट. ये तो ये जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो मेटल कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है ना, ये कार्बोनेट है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, राइट, लेकिन हीट करके और उसकी एब्सेंस ऑफ एयर में. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कैल्सिनेशन. सिंपल याद रखो कि मेटल कार्बोनेट को जो है हीट किया जाता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर में, और उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोला जाता है. सो कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड strongly in the absence of air to convert it into metal oxide. For example, zinc occurs as zinc carbonate, alkaline ore, zinc ZnCO3, zinc carbonate. तो जब इसको हीट किया जाएगा एब्सेंस ऑफ एयर में, ये किसमें डिकम्पोज हो जाएगा? एक तो जिंक कार्बोनेट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. गुड. आप और एग्जांपल्स जो है फाइंड आउट कर सकते हो. सेकेंड स्टेप होता है रोस्टिंग, रोस्ट करना, राइट. इस प्रोसेस में क्या होता है? व्हेन मेटल सल्फाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. अब ये याद रखना, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है कि एयर की प्रेजेंस में किया जाता है, और जो ये कैल्सिनेशन था ये एयर के एब्सेंस में किया जाता है. ठीक है, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ एयर में किया जाता है और रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ एयर में किया जाता है. सो व्हेन मेटल सल्फाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग. जब मेटल सल्फाइड को हीट किया जाता है एयर की प्रेजेंस में और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, उसको रोस्टिंग बोला जाता है. एग्जाम्पल देखो. देखो, जैसे कि जिंक सल्फाइड ले लेते हैं. जिंक सल्फाइड है, ठीक है, ये एक मेटल सल्फाइड है. इसको मैंने हीट किया, ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है? जिंक, वो जो है उसके ऑक्साइड में, ये जो सल्फाइड है उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट आउट हो जाएगा. हाँ, बैलेंस्ड है, राइट. हाँ, तो जब मेटल सल्फाइड को हीट किया जाता है, लेकिन एयर की प्रेजेंस है, एयर की प्रेजेंस है तो ऑक्सीजन है, राइट. वहां पर देखो, पिछले डायग्राम में ऑक्सीजन क्यों नहीं था? पिछली रिएक्शन में ऑक्सीजन क्यों नहीं था? क्योंकि वहां पर एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जा रहा है, राइट. यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट किया जा रहा है, तभी ऑक्सीजन लग रहा है. तो जब जिंक सल्फाइड को मैंने जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, एक मेटल सल्फाइड को मैंने मेटल ऑक्साइड में हीट किया, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? उसके मेटल ऑक्साइड में. तो उस प्रोसेस को रोस्टिंग बोला जाता है. Simple. So in the process, the metal sulfide ore is strongly heated in the presence of air to convert it into metal oxide. For example, zinc occurs as sulfide in zinc blend or ZnS. So when zinc blend is strongly heated in air, या फिर roasted बोल सकते हो, वो zinc oxide बनाता है और sulfur dioxide बनाता है. अब देखो, ये जो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, तो आपको पता होना एटलीस्ट 3-4 पॉइंट्स इज गुड, वेरी इंपॉर्टेंट. रोस्टिंग क्या किया जाता है? अभी मैंने बोला सबसे पहली डिफरेंस कि जो ये प्रेजेंस ऑफ एयर में किया जाता है या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किया जाता है, और कैल्सिनेशन किस में? मेटल को किस में हीट किया जाता है? एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं लिमिटेड एयर में हीट किया जाता है.
जो है इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ रोस्टिंग में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ये लिमिटेड अमाउंट में किया जाता है। क्या? कैल्सिनेशन। ये जो है देखो रोस्टिंग क्या करता है, सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, राइट। ये तो सल्फाइड ओर के लिए की जाती है रोस्टिंग, लेकिन कैल्सिनेशन में क्या होता है, कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट किया जाता है मेटल ऑक्साइड में, राइट। तो ये कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है और ये सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। ये सल्फाइड्स के लिए की जाती है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए की जाती है। इंपॉर्टेंट। ओके, ये जो है रोस्टिंग में जो है टॉक्सिक गैसेस और सब्सटेंसेस, रोस्टिंग में जो है टॉक्सिक गैसेस और सब्सटेंसेस जो है रिलीज होती है, और जो कैल्सिनेशन है रिलीजेस टॉक्सिक वोलेटाइल कंपाउंड्स। ऑलराइट, ये कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। आगे चलते हैं रिडक्शन। अब रिड्यूस करना, एक मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करने को रिडक्शन बोलते हैं। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू अ मेटल इज कॉल्ड एज क्या बोल रही हूं मैं, इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एक मेटल ऑक्साइड को वापस मेटल में रिड्यूस करना, उसको रिडक्शन बोलते हैं। देखो अब देखो यहाँ पर जैसे फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, जब इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू यूज किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, कोक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ये सारे रिड्यूस करते हैं, जो रिड्यूस रिडक्शन में काम आते हैं। जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, इसमें रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट में कोक को यूज कर रही हूँ, कोक को यूज कर रही हूँ, ये कोक है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से जब एक मेटल ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है ना, तो जब एक मेटल ऑक्साइड को मैं मेटल में रिड्यूस करूंगी, लेकिन एक रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो एक इसमें रिड्यूस हो जाएगा, मेटल बन जाएगा 2Fe, वहां से और क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, गैस रिलीज हो गई। तो मैंने एक मेटल ऑक्साइड को एक मेटल में कन्वर्ट किया, उसको हीट करके एक रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से, उसको रिडक्शन बोलते हैं। सो द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट कोक हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने कोक का इस्तेमाल किया। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मेटल में, बाय हीटिंग विद कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक। द कोक कंबाइंस विद ऑक्सीजन और वो मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, और जो मेटल है वो आगे सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखो थर्माइट रिएक्शंस। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन। मैंने बोला कुछ मेटल्स को जो है हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम उसको उसके मेटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम किसी रिएक्शन को, अगेन इस थर्माइट रिएक्शन में भी रिडक्शन ही हो रही है, लेकिन पिछली रिएक्शन में आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, कोक था। इस रिएक्शन में आपका रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, एल्यूमिनियम है। So the reduction of a metal oxide into metal by using aluminum as a reducing agent. What is a thermite reaction? The reduction of metal oxide into metal by using aluminum as a reducing agent. Same, लेकिन reducing agent इसमें सिर्फ aluminum को ही use किया जाता है। तो due to the use of aluminum powder as a reducing agent, it is also known as aluminothermy. क्योंकि aluminum powder का use होता है, तो इस reaction को aluminothermy भी बोला जाता है। इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है मतलब इसमें बहुत अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन रेलवे वेल्डिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्माइट वेल्डिंग। रेलवे वेल्डिंग में भी यूज होता है, जिसको आप थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हो। एंड टू ऑब्टेन अ मेटल मोर रिएक्टिव देन जिंक, एक मोर रिएक्टिव मेटल जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल को ऑब्टेन करने के लिए भी इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया। तो थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, जब एक मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखो रिएक्शन यहाँ पर देखो, ये आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यूज किया, और ये आयरन मोल्टन आयरन में कन्वर्ट हो गया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, राइट। तो जब एक
मेटल ऑक्साइड को, किसी भी मेटल, आयरन जरूरी नहीं है, कोई भी मेटल ऑक्साइड को मैं मेटल में कन्वर्ट करती हूँ एल्यूमिनियम, लेकिन इस रिएक्शन में सिर्फ एल्यूमिनियम का ही यूज होता है। एल्यूमिनियम को एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज करके तो उसे थर्माइट रिएक्शन बोला जाता है। अब देखो थर्माइट रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक होता है, यानी इसको यहाँ पर काफी हीट भी रिलीज, काफी एक्सोथर्मिक होता है, काफी हीट रिलीज होती है, और इसको एल्यूमिनोथर्मी भी बोला जाता है बिकॉज द यूज ऑफ, पूछा जा सकता है एल्यूमिनोथर्मी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम पाउडर का एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, और इसको रेलवे वेल्डिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसको थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं, और या फिर किसी एक मोर रिएक्टिव मेटल देन जिंक को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे मैग्नीशियम या फिर क्रोमियम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस थर्माइट रिएक्शन। आगे चलते हैं। अब देखो हमने हाई रिएक्टिव भी देख लिया, हमने मॉडरेटली रिएक्टिव भी देख लिया, अब हम देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, जो सबसे लास्ट पर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है, जैसे कि सिल्वर हो गया, जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि मरकरी हो गया, जैसे कि गोल्ड हो गया, इन सब मेटल्स की एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है। तो अब देखो हाँ, अब देखो जैसे मेटल्स है, जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, when metals like copper and mercury are subjected to roasting, so their oxides are converted into metal by directly heating the oxide without any reducing agent। जैसे कि कॉपर मरकरी जो मेटल्स होते हैं, जब उनको रोस्टिंग के लिए सब्जेक्ट किया जाता है तो उनके ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट किया जाता है बाय डायरेक्टली हीटिंग द ऑक्साइड्स। मतलब इन रिएक्शंस में किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड को हीट किया जाता है और मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो मेटल्स लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत अनरिएक्टिव होते हैं, और मोस्टली जो है फ्री फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली उनके मेटल ऑक्साइड को हीट कर दिया जाता है और वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन किन मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ, जो लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, डायरेक्टली सिर्फ उन्हीं मेटल्स की मैं बात कर रही हूँ, राइट। सो द मेटल्स विच आर लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर कन्वर्टेड, their metal oxides are converted into metal by directly heating the oxide without any reducing agent. Why? Because they're very unreactive and they mostly occur in free form in the nature. अब देखो एग्जाम्पल देखो, देखो ये यहाँ पे 2HgS है, ये क्या है, मर्क्यूरी सल्फाइड, सल्फाइड ओर ऑफ मर्करी। इस मेटल का एक स्पेशल नाम है, इसको बोला जाता है सिनाबर, सिनाबार, जो भी बोलना बोल लो, सिनाबर इसको बोला जाता है, इसका एक स्पेशल नाम है। मर्क्यूरी सल्फाइड ओर ऑफ मर्क्यूरी है ये। जब इसको मैं हीट करती हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मर्क्यूरी ऑक्साइड मिलेगा। तो मैंने डायरेक्टली हीट किया इसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। अब जब यहां पर ध्यान देखो, मिल गया मुझे मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फाइड और मुझे मिला। अब जब क्या मैंने बोला, इस सिनेबर को, इस मर्क्यूरी सल्फाइड और ऑफ मर्क्यूरी को जब मैंने हीट किया तो मुझे मिला, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो मुझे मिला मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। इसका नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है सिनाबर। ओके, अब जब ये मर्क्यूरी ऑक्साइड जो मिल गया, अब मैंने आपको बोला कि मेरे को मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, तो लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए क्या होता है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद नहीं होती है, डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड को जो मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग। लेकिन उन मेटल्स को जो लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, तो मैं डायरेक्टली इसको हीट दे दूंगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी मिल गया और यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया, सिंपल, आपको मेटल मिल गया। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, जो मेटल्स लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में उनको हीट कर दो और मेटल आपको मिल जाएगा उनके मेटल ऑक्साइड में से, राइट। एक और एग्जांपल देखो, देखो कॉपर की एग्जांपल, Cu2, वैसे कॉपर सल्फाइड है, राइट, कॉपर सल्फाइड, ऑक्सीजन, ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट आउट हो गया, राइट। अब इस कॉपर डाइऑक्साइड को
मैं फिर से इसके साथ रिएक्ट करवा रही हूँ, दिस कॉपर सल्फाइड, जो अनऑक्सीडाइज्ड ओर है, तो मुझे क्या मिलेगा, 6 कॉपर हो गए, 6 कॉपर और SO2। देखो यहां पर देखो, तो सिमिलरली जब कॉपर को है, 1 सेकेंड, कॉपर को मैं रिड्यूस कर सकती हूँ उसके ओर में से बाय जस्ट हीटिंग इन हियर। मैंने हीट किया कॉपर को, मुझे कॉपर मिल गया, कॉपर ऑक्साइड में से मुझे कॉपर मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट आउट हो गया। सिंपल। तो क्या होता है, जो मेटल्स लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनके मेटल ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट कर दो और वो मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो, तो हमने क्या पढ़ा, हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में 3 तरह की एक्सट्रैक्शन पढ़ी। देखो इधर आओ, हमने 3 तरह के एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमने 3 तरह की एक्सट्रैक्शन पढ़ी। एक वो मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट, उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, द मेटल्स हाई इन द एक्टिविटी सीरीज आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, या फिर मोल्टन ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड देखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखा। अब जो मॉड्यूलेटली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड, उनको कैसे किया जाता है, वो मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको कैल्सिनेशन होती है, रोस्टिंग होती है, रिडक्शन पढ़ा हमने, और थर्माइट रिएक्शंस हमने पढ़े। फिर जो लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनको हम क्या करते हैं, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली हीट करते हैं उनके मेटल ऑक्साइड को और वो मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो लास्ट स्टेप आता है आपकी मेटलर्जी में, वो आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग या फिर आप प्योरिफिकेशन भी बोल सकते हो। प्योरिफिकेशन, प्योरीफाई करना, मेटल्स को साफ करना, राइट, प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो क्या होता है, द मेटल्स एक्सट्रैक्टेड हैव सम इंप्योरिटीज दैट मस्ट बी रिमूव्ड। जो मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बोला उनमें गैंग होता है, मैट्रिक्स या जो मर्जी है, जो कुछ गंदगी होती है उनके साथ एसोसिएटेड, तो उनको रिमूव करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जो सबसे ज्यादा वाइडली मेथड जो यूज होता है मेटल्स को रिफाइन करने के लिए, वो होती है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग उस मेथड को बोलते हैं, जो आज हम पढ़ेंगे। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. So the metals extracted have some impurities that must be removed to obtain a pure metal. The most widely used method is electrolytic refining. Many metals, बहुत सारे metals जो है electrically refine किए जाते हैं। तो हम आज electrolysis को पढ़ेंगे। देखो क्या होता है electrolysis में। Refining of metals ये electrolysis है। देख लो, तो क्या होता है, impure metal is made the anode. जो impure metal है वो एनोड पे लगा दिया जाता है। impure metal is made the anode and pure metal thin strip is made the cathode. उसको कैथोड पे लगा जाता है। प्योर मेटल को कैथोड पे, impure metal को एनोड पर, याद रखना, ठीक है। So impure metal is made the anode and pure metal thin strip is made the cathode. A solution of metal salt is used as electrolyte. एक metal salt के solution को electrolyte के तौर पे यूज किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, राइट, इसको यूज किया जाता है, इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को एज इलेक्ट्रोलाइट। तो प्योर मेटल जो है डिसॉल्व्स इन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो प्योर मेटल है, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है। Same amount of metal from electrolyte is deposited on the cathode. उसी अमाउंट, वो सेम अमाउंट ऑफ मेटल जो डिसॉल्व हो गया इलेक्ट्रोलाइट में, सेम अमाउंट ऑफ मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। वो कैथोड पे क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, राइट। तो सॉल्युबल इंप्योरिटीज जो होती है रिमेन इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है, जो घुल जाती है, वो सॉल्यूशन में रह जाती है। एंड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड नोन एज एनोड स्लैग। जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाती है और इसको एनोड स्लैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनोड स्लैग। बस इतना ही इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या करते हैं हम, impure metal is made the anode, pure metal is made the cathode. So a solution of metal salt is used as electrolyte. Pure metal dissolves in electrolyte. Same amount of metal from electrolyte is deposited. किस पर डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पर डिपॉजिट किया जाता है। So soluble जो impurities होती है dissolve in the solution और remain in the solution, and insoluble impurities settle down at the bottom of the anode
known as anode slag. यही होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. और इस चैप्टर में आपका कोरोजन भी है कि कोरोजन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में. उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया. अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा, यू कैन वॉच दैट वन एज वेल. So that was all for today. I hope you enjoyed today's lecture and you understood each and every concept. Thank you for watching the video. I'll sign off now. Take care. Bye bye.